नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो देखेंगे मैथ पेडागोजी और मैथ पेडागोजी से 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और इस वीडियो के माध्यम से यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट की परीक्षा में बैठते हैं तो कानों में ईयरफोन लगा लें और केवल सुन लें तो आपके 15 में से 12, 13, 14 प्रश्न आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। बच्चों में गणितीय विचार, तो बच्चों में गणितीय विचार लानी है तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो सर्वप्रथम बच्चों के लिए ठोस वस्तु दिखाई जाए, ठोस वस्तु, फिर उसका चित्र बनाया जाए, फिर उसको संकेत के माध्यम से बताया जाए कि ये चित्र, इस चित्र में ये चीज ये है और ये चीज ये है। तो बच्चों में गणितीय विचार उत्पन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोलाई की अवधारणा विकसित करना है। तो गोलाई की, गोल है कोई चीज और उसकी अवधारणा को हमें विकसित करना बच्चे के अंदर। तो पहले मूल चीज ज्यामितीय स्तर है। तो बेन हिले ने ज्यामितीय स्तर बताए थे वो 5, और कौन कौन सी हैं। तो पहला है मानसिक चित्रण और इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। अगला है विश्लेषण, अनौपचारिक और औपचारिक, और अगला है दृढ़ता। कैसे याद करेंगे, तो 2 ABC, डी से हो गई दृढ़ता, ओ से होगी औपचारिक, ए से होगी अनौपचारिक, बी से होगी विश्लेषण और सी से हो गई चाक्षुषीकरण। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, एक डलिया में 10 आम है। तो एक डलिया में 10 आम है और दूसरी में 12 आम है। तो एक डलिया में 10 आम है और दूसरी में 12 आम है, सब मिलाकर कितने आम हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जोड़ नहीं करा रहे आपसे, नहीं गुणा करा रहे, नहीं भाग करा रहे। ये 10 आम है, ये है ए समुच्चयन है, और दूसरे में 12 आम बढ़ गए, वृद्धि हो रही है, तो ये बी कहलाएगा संवर्धन। तो समुच्चयन और संवर्धन। समुच्चय कहते हैं जैसे एक व्यक्ति है, एक जोड़ी पैंट शर्ट उसने पैर रखे हैं तो उसे कह देंगे समुच्चय। यदि वो और 5-6 जोड़ी और कपड़े पहन ले तो उसे कहेंगे संवर्धन। अगला प्रश्न है, एक फल वाला 5 दिन में 620 फल बेचता है, तो एक दिन में कितने फल बेचेगा। तो ये क्या कराना चाह रहा है, तो वैसे तो 5 से भाग की आएगी इसको, क्योंकि डिवाइडेशन करना है। तो हमें डिवाइडेशन का मतलब होता है विश्लेषण करना, बांटना। तो ये कराना चाह रहा है विश्लेषण। विश्लेषण 4 बराबर 2 + 2, ये 4 + 1 + 3, ये क्या है, तो इसको टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। जैसे 4 रुपए हैं, 5 रुपए हैं या 10 रुपए हैं मेरे पास, इसको हम कई प्रकार से कह सकते हैं। उसे कहते हैं संक्रिय अवस्था। संक्रिय अवस्था। प्राथमिक स्तर पर आकृतियां होती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो आकृतियां होती हैं वो होती हैं पैटर्न, सममिति और चौपड़। पैटर्न, सममिति और चौपड़। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में, यानी कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो वो कौन सा, गणित की युक्ति को पूरा करने के लिए सवाल हल करना, क्या चीज शामिल है उसमें, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्रियाकलाप करने चाहिए गणित को। यदि आप गणित से आपको डर लगता है तो गणित के अधिक से अधिक उसके क्रियाकलाप करने चाहिए, अधिक से उसका प्रैक्टिस या उसके अभ्यास करना चाहिए। पियाजे माप के संरक्षण की योग्यता है। पियाजे के अनुसार माप के संरक्षण की योग्यता वो कैसे होती है, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यानी कि भार की जो संरक्षण है, तो भार की समझ पहले आती है, आयतन के संरक्षण से पहले आ जाती है। भार की संरक्षण पहले आती है, आयतन की बाद में आती है। अगला है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का है ज्यामितीय माप अवधारणा। जियो बोर्ड से, ये लकड़ी का बना हुआ होता है जियो बोर्ड। तो ज्यामितीय माप अवधारणा, ज्यामिति की माप की कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताए जाते हैं। अगला टेनिग्राम। टेनिग्राम एक चीनी पहेली है, इससे बच्चे के अंदर स्थानिक समझ विकसित होती है। स्थानिक समझ कि कौन सा कोई किसी का चित्र बनाया, किसी जानवर का, किसी मनुष्य का, तो कौन सा अंग कहां पर लगाना है, तो ये स्थानिक समझ विकसित होती है टेनिग्राम के माध्यम से। गणितीय संक्रियाओं का सहजता से बोध हो जाता है। तो बच्चे के अंदर गणितीय संक्रियाओं का सहजता से बोध किसके अंदर होता है, टेलर का गिनतारा। टेलर का गिनतारा। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव। अगला जो प्रश्न हमारा वो चौपड़ आकृतियों को पहचानने में त्रिविमीय विवेचन विकसित होती है। चौपड़ जो आकृतियां होती हैं, चौपड़, तो चौपड़ आकृतियों से लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई, ये त्रिविमीय, त्रिविमीय कहते हैं 3 डायग्नोस्टिक। इसके अंदर आयतन होता है, यानी कि जिसकी 3 विमाएं हों, जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है, ये क्या है,
तीन विमीय आकृतियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि चौपड़ आकृतियों को पहचानने में त्रिविमीय विवेचन होता है, तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसके अंदर आयतन होता है। अगला प्रश्न हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी उपकरण है, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन कौन से उपयोगी उपकरण हैं? टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ये तीनों के तीनों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, वो आएगा हमारा संपूर्ण पेडागोजी है। 15 में से 15 नंबर आपके इस क्लास के माध्यम से आएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा 66 के स्थान पर 606 लिखता है, तो एक बच्चा 66 के स्थान पर 606 लिखता है, तो ये क्या क्या करना चाह रहा है? मूर्त पदार्थ से नियम बताना। यदि बच्चे के अंदर ये कमी हो रही है कि 66 के स्थान पर उसने 606 लिख दिए, तो बच्चे को मूर्त पदार्थ दिखाई जाए, जो बच्चे को दिखा सकें। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे सके, उसे दिखाना चाहिए, उसके नियम बताने चाहिए, तो बच्चा के अंदर कॉन्सेप्ट जल्दी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्या के पास 5 पेन हैं। दिव्या के पास 5 पेन हैं, गीता के पास उससे 2 अधिक हैं। गीता के पास 5 पेन है और दिव्या के पास 5 पेन है और गीता के पास उससे 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं या 8 ज्यादा हैं, तो ये कराना चाहिए तुलनात्मक जमा, यानी कि जोड़ करना चाहिए, तो ये है तुलनात्मक जमा। उसकी तुलना में उससे ज्यादा है ना, तुलनात्मक जमा। 2 या 2 से अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों की तुलना करने के लिए, 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली जो वस्तुएं हैं, उनकी मापों की तुलना करने के लिए क्या किया जाए? प्रेक्षण करना, तो उनका प्रेक्षण किया जाए, उनका प्रेक्षण किया जाए। अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो वो है अवधारणाओं को समझना, कॉन्सेप्टों को समझना और उन्हें लागू करना, कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस जगह लागू किया जाएगा, और उनका आपस में संबंध बनाना, आपस में उनको कोरिलेशन करना, उनका संबंध बनाना। मुक्त अंत वाले प्रश्न या अपसारी प्रश्न, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देना, अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देना, यानी कि एक ही प्रश्न के अनेक तरीके से उसके उत्तर देना, वो कहलाते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला है बद्ध अंत वाले प्रश्न, यानी कि क्लोज्ड अंत वाले प्रश्न, उसे कहते हैं अपसारी चिंतन से संबंधित है। छात्रों को एक उत्तर चुनना पड़े, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रणाली है वो बद्ध अंत वाले प्रश्नों की प्रणाली है। देखें 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? अब बात करें कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो कई तरीके से हो सकती है, तो ये कहलाएंगे मुक्त उत्तर या खुला उत्तर वाले प्रश्न। अगला और है, कोई ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 हो, अब कोई भी संख्या हो सकती है जिनका योग 8 हो। 4 प्लस 4 है, 2 प्लस 6 है, 1 प्लस 7 है, तो 5 प्लस 3 है, ये क्या है? एक ही प्रश्न के कई उत्तर हैं, तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या खुला उत्तर वाले प्रश्न है। 2.7 से कोई 4 बड़ी संख्या लिखिए। अब इससे कोई भी 4 बड़ी संख्या लिखिए, तो कोई संख्या तो कोई सी हो सकती है, तो ये भी कैसे प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। अगला है, उस समुच्चय को बताइए जिसका मध्यमांक 4 हो। ऐसा समुच्चय बताना आपको जिसका मध्यमांक क्या हो? 4 हो। तो इसके 4 तो आप कोई सी संख्या समुच्चय ले सकते हैं, तो उसका मध्यमांक क्या होना चाहिए? 4 आए, तो ये भी प्रश्न कैसा है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। आयतों के बारे में गणितीय जानकारी दो, तो आयत के बारे में गणितीय जानकारी देनी, तो आयत के बारे में तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, तो ये भी एक ही प्रश्न के क्या है? इसके अनेक उत्तर हैं, तो ये कैसा प्रश्न है? मुक्त उत्तर या खुला उत्तर वाला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, वो प्रश्न है गणित शिक्षण में मूल्यांकन है, यानी गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उपयोग है? तो मूल्यांकन अधिगम के लिए प्रेरणा देता है। मूल्यांकन क्या करता है? अधिगम के लिए प्रेरणा देता है। अगला है पाठ्यक्रम में संशोधन कराना, तो पाठ्यक्रम में संशोधन कराना, ये गणित शिक्षण में मूल्यांकन का काम है। शिक्षण पद्धति में सुधार कराना, और जो शिक्षण प्रणाली है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें क्या करना? सुधार कराना। पोर्टफोलियो, तो ये देखा पोर्टफोलियो क्या है? गणित में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आकलन करने का प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र इसमें होते हैं। जो बच्चे चित्र बनाते हैं वो किस पोर्टफोलियो के अंदर रखे जाते हैं? बच्चे का चित्र हो या स्व आकलन सीट हो, तो बच्चे का चित्र भी रखा जाता है। स्वयं आकलन सीट, जो स्वयं के आकलन की हुई सीट होती है, वो भी इसी के अंदर आती है।
अभिभावक आकलन सीट, अभिभावकों का जो आकलन किया जाता है, उनके पेरेंट्स से मीटिंग रखी जाती है, वो सीट भी पोर्टफोलियो के अंदर आती है। सहपाठी आकलन सीट, और जो मित्रों से आकलन किया जाता है सहपाठियों से, वो भी सीट पोर्टफोलियो के अंदर आती है। सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मूल्यांकन का जो तात्पर्य है वो है निदानात्मक मूल्यांकन से। तो सतत मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, निदानात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन तीन प्रकार का होता है, सॉरी, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? छात्रों की कमजोरी को जानना कि छात्रों की समस्या क्या है। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे गृह कार्य, होमवर्क देना, क्लास में टेस्ट कराना, क्विज टेस्ट कराना, बच्चों से प्रश्न पूछना बहुविकल्पीय टाइप के, तो वो क्या करते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं। अगला है संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ये संकल्पनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा आएगा, अगला प्रश्न हमारा कि गणितीय अवधारणा के विकास में सही क्रम है। गणितीय अवधारणा के विकास में सही क्रम है। तो गणितीय अवधारणा बच्चे के अंदर रखनी है तो पहला है अनुभव प्रदान करना, बच्चे के अनुभव प्रदान करें। अगला है भाषा के माध्यम से समझाना और उसे भाषा के माध्यम से समझाना। फिर तीसरा जो आएगा वो आएगा चित्र बनाना, फिर उसको चित्र बनाने सिखाएं, फिर उन चित्रों का प्रतीक के माध्यम से उनका क्या करना? प्रयोग करें। तो पहला है अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना और प्रतीकात्मक का उपयोग करना। अगला जो प्रश्न है वो गणितीय भाषा में सही क्रम है। गणितीय भाषा सिखाने के लिए उसका सही क्रम क्या होना है? तो पहला जो हमारा रोजमर्रा की भाषा, बच्चे को रोजमर्रा की भाषा, उसकी मातृभाषा जो है, स्थानीय भाषा जो है उसको सिखाएं। फिर है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणित में क्या समस्या आ रही है उस भाषा को सिखाएं। गणितीय स्थिति की भाषा, गणित की स्थिति क्या है उसके लिए सिखाएं। फिर अगला है चौथा प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकों के माध्यम से, उसे चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उसी भाषा को सिखाया जाए। गणित की लंबी आकृति है, तो गणित की लंबी आकृति है, तो गणित की लंबी आकृति क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट पर दूसरी कॉन्सेप्ट बनाना, यानी कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक ही कॉन्सेप्ट पर दूसरी कॉन्सेप्ट तुरंत बना लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आंसर, प्रश्न बोला और आंसर उसका तुरंत, तो एक ही कॉन्सेप्ट पर दूसरी संकल्पना बनाना गणित की लंबी आकृति को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है 20 टाइलों को आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करना। 20 टाइलें हैं और उनको आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करना है। तो आप आयत की बात करें तो आयत के अंदर ये 2D आकृति है, 2D आकृति है। इसके अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई और इसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है, तो इसमें ऊंचाई नहीं तो उसमें आयतन नहीं। तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं और उसका परिमाप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 25 गुणा 16। तो 25 को करेंगे 5 गुणा 5 और 16 करेंगे 8 गुणा 2। तो 5 इधर रहा, 8 इधर से उठाया और 2 इधर रहा, 5 इधर से उठाया, तो ये 8 पंजे 40 और 2 पंजे 10 और 40 तो 80 गुणा करेंगे 400 आएगा। यदि ऐसे ही गुणा करते तब भी 400 आता। तो ये क्या करना चाह रहा है? साहचर्य सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है लंबाई को मापना। तो लंबाई को यदि आप नाप रहे हैं, लंबाई को मापना, तो लंबाई को जब नापना तो क्या करें? पहले सर्वप्रथम उसकी तुलना करें, उसकी क्या करें? तुलना करें। फिर अप्रमाणिक माप, जैसे चकबंदी जब की जाती है तो उसकी अप्रमाणिक माप की जाती है, उसका पहले खाका तैयार किया तो उसे कहते हैं अप्रमाणिक माप, क्योंकि उसमें संशोधन हो सकता है। बाद में लेते हैं प्रमाणिक माप, जो असली पैमाना होता है। उसके बाद प्रमाणिक इकाई और किस इकाई का प्रयोग किया गया है। गणित है एक तार्किक है गणित और अमूर्त है, तर्क पर आधारित होता है गणित और अमूर्त होता है। अगला प्रश्न जो हमारा वो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित है। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित है किससे? वर्ग समावेश से, संरक्षण से और वर्गीकरण से। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित है वर्ग समावेश, संरक्षण और वर्गीकरण से। पुनर्समूहीकरण क्या होता है? तो पुनर्समूहीकरण क्या है? उस समूह को पुनः बना पाना। तो बच्चे क्या है? हासिल वाले 2 अंकों की जोड़ में कठिनाई महसूस करना। तो हासिल वाले 2 अंकों की जो जोड़ होती है उसमें बच्चा क्या करता है? कठिनाई का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं पुनर्समूहीकरण। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में प्रश्न हल करेंगे आप तो कौन सा कौशल है? तो विवेचना करना। सबसे पहले क्या करें? विवेचना करना उसकी कि कैसे हमें हल करना है। फिर चर राशियों का प्रयोग करें, तो चर का प्रयोग। फिर उसका क्या करें? प्रतिरूप देखना, उसका प्रतिरूप
देखना कि कैसा उसका ढांचा है और क्या प्रश्न में पूछना चाह रहा है। गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित में पहेलियां किस प्रकार से मदद करती हैं? समस्या सुलझाने में, सकारात्मक अभिवृत्ति में और आनंददायक बनाने में। तो गणित की पहेलियां समस्या सुलझाती हैं, सकारात्मक पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर विकसित करती हैं और आनंद बनाती हैं। बच्चों को आनंद आता है गणित की पहेलियां कहने में या गणित की पहेलियों को हल करने में। अगला है 0.2 गुणा 0.3 बराबर है 0.6 की संकल्पना। तो यदि इस संकल्पना को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर। अगला जो प्रश्न है वो है गणित को वास्तविक जिंदगी से जोड़ना। यदि गणित को वास्तविक जिंदगी से जोड़ना है बच्चे की से, तो क्या कराएं? उसे क्षेत्रीय भ्रमण कराएं और क्षेत्रीय भ्रमण कराने के बाद क्या करें? उसका सर्वेक्षण करें, फिर उसमें बाद में प्रोजेक्ट या परियोजना बनवाएं उससे। तो पहले क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए और परियोजना कराई जाए उससे। गणितीय गुणा गुणा और भाग भाग। तो जमा व्यवकलन और गुणा और भाग ये गणितीय संक्रिया अंक गणितीय संक्रिया हैं। एक बच्चा 872 को 8072 लिखता है तो उसके अंदर क्या कमी है? तो स्थानीय मान की समझ नहीं है। बच्चे के अंदर क्या स्थानीय मान की समझ विकसित नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।